हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो कल का क्लास जो हमने डिस्कशन किया था कि वाणिज्य व्याख्याता का पोस्ट आने वाला है, तो उसी के कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं आज। तो एक बार फिर से आपको ये बता दें कि भाई ड्रीम दर्शन एकेडमी ड्रीम दर्शन एकेडमी के द्वारा इस बार आपके लिए वाणिज्य व्याख्याता की क्लास क्या किए जा रहे हैं, आरंभ किए जा रहे हैं। तो जिस विद्यार्थी को भी वाणिज्य व्याख्याता की तैयारी करनी है, वो जल्द से जल्द क्या करे, एडमिशन ले। और हमारा जो एड्रेस है ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर का, जो पूरा एड्रेस है, तो पूरा एड्रेस क्या है, गांधी चौक मल्टीपर्पस स्कूल के सामने दयाल बंद। क्या है जी? गांधी चौक मल्टीपर्पस स्कूल के सामने दयाल बंद, है ना। तो ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर। जिस विद्यार्थी को भी लग रहा है कि मुझे कॉमर्स के अच्छी तरह से तैयारी करनी है, बेसिक चीज़ों को हमको बहुत अच्छे से समझना है, अगर खुद से तैयारी नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल आप हमसे जुड़िए और हम आपकी तैयारी यहाँ पर कराएंगे। तो तैयारी कराने के लिए आपको सबसे पहले हमसे जुड़ना पड़ेगा। तो आप किस माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं? आप ऑफलाइन भी क्लास आ सकते हैं यहाँ पर, जैसा मैंने आपको एड्रेस बताया, और चाहे तो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लास अगर आपको लेना होगा तो आपको प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐप का नाम है दर्शंस एजुकेशन ऐप। दर्शंस एजुकेशन ऐप। इस ऐप को आप डाउनलोड करिए और इस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास का आनंद ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, है ना। और आपको फीस के संबंध में या फिर किसी भी प्रकार के आपको समस्या आ रही है, या क्लास की टाइमिंग क्या है, ये चीज़ आपको जानना है, तो बिल्कुल आप क्या करिएगा, यहाँ पर इस नंबर पे आप क्या कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। इस नंबर पे आप क्या कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। तो ये दोनों नंबर यहाँ पर है संस्था का, इसमें आप फ़ोन करिए और जो भी जानकारी आपको चाहिए उसको आप हासिल करिए यहाँ से, है ना। तो कल हमने सिलेबस के बारे में विस्तृत वहाँ पर बात किया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट से या कौन कौन से संकाय से कितने कितने क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, है ना। कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहाँ पर लिए जा रहे हैं, कल इसके बारे में हमने बात किया था, चर्चा किया था। तो इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम क्यों ना पिछले बार जो प्रश्न आए हैं, या जो व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे, आज उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम एक वीडियो बनाते हैं और उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, है ना। उसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आज की। फिर लास्ट ईयर जो, या पिछले बार जो क्वेश्चन आए थे, वो किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। चलिए, तो पहले हम वहीं चलते हैं कि पिछले बार कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको अपना परिचय फिर से दे देता हूँ कि भाई मेरा नाम प्रशांत रजक है ना। मैंने B.Com M.Com किया है और साथ ही नेट क्वालिफाइड हूँ, है ना। तो काफ़ी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास रहेगा कि आपको छोटे से छोटा चीज़ मिस ना हो आपसे, है ना। एक एक बारीकी से आपको हर चीज़ को, हर टॉपिक को और हर एक छोटे से शब्द को समझाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं हम, है ना। देखते हैं क्वेश्चन पेपर, देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो थोड़ा सा रुकिएगा, देखते हैं। ये देखिए, चलिए, खुल जा सिम सिम, खुल गया। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना। तो पहला क्वेश्चन है, यदि कोई कंपनी यदि कोई कंपनी यदि कोई कंपनी अपना अंतर्नियम नहीं बनाती है यदि कोई कंपनी अपना अंतर्नियम नहीं बनाती है तो उसे किस तालिका का प्रयोग करना चाहिए या उपयोग करना चाहिए। तो यदि कोई कंपनी अगर कोई अंतर्नियम नहीं बनाती है तो उसे कौन से तालिका का प्रयोग करना चाहिए। तो अंतर्नियम होता क्या है? अंतर्नियम वह नियम है जिसके अंतर्गत कंपनी के संबंध में कुछ नियम लिखे जाते हैं जो आंतरिक क्रियाकलापों से संबंधित होते हैं। यानी कंपनी के भीतर में कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है, इसके संबंध में जो नियमों का उल्लेख होता है उसको हम अंतर्नियम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस प्रश्न में, या इस प्रश्न का जो उत्तर है वह होगा तालिका F। क्या हो जाएगा? तालिका F। तो इसका आंसर क्या होगा? तालिका F।
तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी ऐसा प्रश्न आए कि कंपनी जब भी क्या अपना अंतर नियम नहीं बनाती है तो कौन से नियम लागू होंगे या कौन से तालिका यहाँ पर लागू होते हैं, तो वह तालिका क्या है, एफ। ठीक है। हाँ, अगर प्रश्न में आपके पास यहाँ पर तालिका या टेबल जिसको बोला जाता है टेबल ए होता तो वह भी आंसर आपका हो सकता था, है ना। जब अंतर नियम लागू नहीं होते हैं तो टेबल ए भी लागू होता है, टेबल आप GHI भी पढ़ेंगे आगे और टेबल एफ भी पढ़ेंगे, ये भी लागू होता है ना। मगर ये जो BCD लिखा है यह लागू नहीं होता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो पहला आंसर आपका रहा टेबल क्या रहा, एफ रहा, है ना, टेबल एफ रहा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा है कि कोटलर का कथन, क्या चीज बोला है, कोटलर का कथन विपणन प्रणाली उन महत्वपूर्ण संस्थाओं और प्रवाहों का समूह है जो एक संगठन को उसके बाजारों से जोड़ता है। फिर से एक बार, कोटलर का कथन है कि विपणन प्रणाली उन महत्वपूर्ण समस्याओं और प्रवाहों का समूह है जो एक संगठन को उसके बाजारों से जोड़ता है। कौन से दृष्टिकोण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए लिखा है कला और विज्ञान दृष्टिकोण से, बी लिखा है सामाजिक विपणन दृष्टिकोण से, सी लिखा है प्रणालीगत और डी लिखा है क्रियात्मक। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका जो फाइनल आंसर है वह है सामाजिक। इसका उत्तर जो है, इसका जो उत्तर है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, है ना, इसको क्लियर कर ले। हाँ, तो इसका जो उत्तर है आपका सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक विपणन दृष्टिकोण यहाँ पर। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पर आपको वैज्ञानिकों का डायरेक्ट क्या दिया रहेगा या अर्थशास्त्रियों का क्या दिया रहेगा, कोटेशन दिया रहेगा, परिभाषा दिया रहेगा। अब ऐसे परिभाषा को आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कोटलर साहब हैं वो जो विपणन प्रणाली के संबंध में संस्थाओं और प्रवाहों के समूह के बारे में बात करें और एक संगठन के बारे में बात कर रहे हैं। संगठन मतलब किसके लिए रहता है, समाज के लिए, व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ पर यह जो संबंधित है वो सामाजिक विपणन दृष्टिकोण कहना चाह रहा है यहाँ पर, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निर्देशन की सहायता के आवश्यक तत्व हैं। क्वेश्चन क्या है, निर्देशन की सहायता। निर्देशन मतलब होता है हम डायरेक्शन देते हैं, है ना। यह प्रबंध का एक क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। तो प्रबंध के कार्य के बारे में जानते हैं आप लोग, प्रबंध के कार्य के बारे में जानते हैं आप लोग। तो एक बार प्रबंध के कार्य के बारे में भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। एक मिनट, है ना, थोड़ा सा रुकिएगा। प्रबंध के कार्य के बारे में भी जान लेते हैं कि प्रबंध के कार्य के बारे में जान लेते हैं ना। प्रबंध के कार्य, कि प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं, प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं। अच्छा, प्रबंध किसे कहा जाता है? प्रबंध वह प्रक्रिया है, प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, अभिप्रेरण, नियंत्रण, समन्वय आदि के कार्य किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो प्रबंध के कार्य जो कह रहा हूँ मैं, यानी मैनेजमेंट का जो काम है, प्रबंध किसको बोलते हैं, मैनेजमेंट को बोलते हैं। तो प्रबंध का सबसे पहला काम है नियोजन करना, प्लानिंग करना। दूसरा है संगठन, संगठन आप पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे आप नियुक्तियां, क्या पढ़ेंगे, नियुक्तियां पढ़ेंगे, नियुक्तियां। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो नियुक्ति करने के बाद लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रेरित करना पड़ता है। उसी को यहाँ अभिप्रेरित या अभिप्रेरणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, अभिप्रेरणा बोलते हैं ना, अभिप्रेरणा बोलते हैं, अभिप्रेरणा बोलते हैं। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा, अभिप्रेरित करना, है ना। उसके बाद क्या होता है, एक आप पढ़ेंगे नियंत्रण, एक पढ़ेंगे आप निर्देशन, जो डायरेक्शन के बारे में अभी बात कर रहा था यह क्वेश्चन, है ना। और सातवां पढ़ेंगे आप समन्वय, समन्वय। तो इस प्रकार मैनेजमेंट के अगर वर्क बोलेगा या मुख्य कार्य बोलेगा तो मैनेजमेंट के जो मुख्य कार्य है या किस तरह से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं या प्रबंध कर सकते हैं, हम ये 7 प्रोसेस को
अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यानी सबसे पहला काम है नियोजन करना। कभी भी हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं या कोई भी चीज़ हम करना चाहते हैं सही तरह से, तो सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं। तो उसी प्रकार मैनेजमेंट में भी जो पहला काम है वो है प्लानिंग या नियोजन करना। दूसरा है संगठन। दूसरा कार्य क्या है, संगठन। संगठन में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, क्योंकि अकेले तो व्यक्ति किसी भी चीज़ को ऑपरेट नहीं कर सकता है। एक अगर बड़ी संस्था चलानी है या बहुत बड़ा फैक्ट्री चलाना है, बहुत बड़ा कंपनी चलाना है, तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे लोगों की जो आवश्यकता होती है, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं, तब उसे संगठन का नाम दिया जाता है। यानी हमको काम करने के लिए संगठन की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला काम प्रबंध में प्लानिंग करना होता है कि कौन कौन से चीज़ यहाँ पर लगेंगे, कितने लोग लगेंगे, कितनी वस्तुओं का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, उसके लिए संसाधन क्या क्या हमारे पास रहेंगे, है ना, भूमि कितना रहेगा, हमारा पूंजी कितना लगेगा, है ना, जिस विधि का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं किसी वस्तु का निर्माण में तो उसका विधि क्या होगा। ये बहुत सारे चीज़ जो है जिसका आपको ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार संगठन, ठीक है, संगठन के बारे में बात कर लिए कि भाई निश्चित उद्देश्य को पूरा करना है, मगर अब लोगों को क्या करना पड़ेगा, नियुक्ति भी तो करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। इसी को कॉमर्स में स्टाफिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टाफिंग कहा जाता है ना, नियुक्ति करने को। और फिर क्या है, अभिप्रेरित, क्या करना, अभिप्रेरणा करना, अभिप्रेरणा करना, है ना। एक मिनट ना, कहाँ चले गया यह, एक मिनट, एक मिनट ना, थोड़ा सा ये, एक मिनट थोड़ा सा, तो जैसा बता रहा था मैं, ये आ गया, है ना। तो नियुक्तियां करते हैं, अपॉइंट करते हैं। उसके बाद अगर हमने कर्मचारियों को नियुक्ति कर दिया, अब उन्हें क्या करना पड़ता है, बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, अभिप्रेरित करना पड़ता है, क्योंकि बिना अभिप्रेरण के आप उसकी संपूर्ण कार्य क्षमता का लाभ नहीं उठा सकते। हम उन्हें अभिप्रेरित करते हैं, और अभिप्रेरित भी या मोटिवेट किस प्रकार से कर सकते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं, एक मौद्रिक विधि के द्वारा और एक अमौद्रिक विधि के द्वारा, है ना। तो ये सब भी चीज़ पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अब क्वेश्चन का आंसर कराना है तो थोड़ा सा शॉर्ट में चलेंगे हम, है ना। इसी प्रकार एक कार्य है आपका नियंत्रण, इसी प्रकार एक जो कार्य है वो है आपका नियंत्रण, और अगला जो कार्य रहेगा नियंत्रण करते हैं, यानी कंट्रोल भी करना पड़ता है। उसके बाद हमें डायरेक्शन भी देना पड़ता है, निर्देशन करना पड़ता है, और लास्ट में कोऑर्डिनेशन, यानी कहने का मतलब समन्वय, कि भाई जो कर्मचारी वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, दोनों में आपस में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, है ना। तो चलिए, अब यहाँ पर इतने सारे बात मैंने किया, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। तो लिखा है क्या चीज, निर्देशन, निर्देशन की क्या बोला है, सहायता के लिए, निर्देशन की सहायता के लिए, निर्देशन की सहायता के आवश्यक तत्व क्या हो सकते हैं, यानी डायरेक्शन देने के लिए हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। कर्मचारी तथा कंपनी को बाध्य करने वाले समस्त अनुबंधों को उसे पूर्ण जानकारी होना चाहिए। तो निर्देशन करने के लिए, डायरेक्शन करने के लिए जरूर, सही बात है भाई, कि कर्मचारी और कंपनी को बाध्य करने वाले हमें अनुबंधों की क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान करने के लिए उसे स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत, कभी कभी सिचुएशन आ जाता है कि कोई लीडरशिप की काम कर रहा है तो उसको अपने लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ता है ताकि लोग उसको फॉलो करें, है ना। और उसे अपने अधीन काम करने वाले समस्त कर्मचारियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यानी हमारे अंडर में जो व्यक्ति काम कर रहा है तो हमको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि किसको मैं किस तरह से डील कर सकता हूँ। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। तो कल क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने कल बताया था, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। तो कल भी मैंने इसके बारे में बात किया था, आज फिर से बता देते हैं। तो लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड ने 28,80,000 रुपए मूल्य की क्या खरीदी है, संपत्ति खरीदी है, और इसने 100 रुपए प्रत्येक के 4%
बट्टे पर क्या बोला है, ऋण पत्रों को खरीद के प्रतिफल स्वरूप भुगतान हेतु निर्गमित किया है। विक्रेता को जारी किए गए ऋण पत्रों की क्या बताना है, संख्या बताना है। तो थोड़ा जल्दी हो रहा है क्या, चलो थोड़ा धीरे से समझाता हूं, है ना। तो एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के या किसी व्यक्ति से, ऐसा कुछ यहां पर प्रॉपर रूप में बताया नहीं गया है ना, कि किससे हम, हाँ ये बताया है एक्स लिमिटेड ने, बस ये पता है कि कौन खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है यह नहीं पता है, विक्रेता का नाम हमको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने 28,80,000 की परिसंपत्तियां खरीद के लाया। अब इन संपत्तियों के संबंध में हम कितना रुपए का यहां पर पेमेंट कर रहे हैं, ये चीज को हमको ध्यान देना है। कभी भी चीजें जब खरीद के लाई जाती है, आप जनरली जो भी चीज खरीदते हैं तो उसका पेमेंट अवश्य करते हैं, है ना, भुगतान करना पड़ता है हमें। तो उसी प्रकार जब यहां कंपनी में किसी वस्तु यानी किसी संपत्ति को खरीदा जा रहा है तो उसका हमको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो जो कंपनी हम पढ़ते हैं या कंपनी में हम अंश पत्र या ऋण पत्र जानते होंगे, आप कॉमर्स वाले विद्यार्थी हैं तो, है ना, जरूरी नहीं है कि केवल हम किसी को अगर भुगतान करना चाहते हैं तो कैश ही निकाले अपने जेब से, हम उनको भुगतान अंश पत्र और ऋण पत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट के बारे में जानते हो आप, शेयर के बारे में सुने होंगे, यानी हम क्या करते हैं, अपने कंपनी का शेयर दे देते हैं सामने वाले को पेमेंट करने के लिए कि भाई हमारे पास अभी पैसा नहीं है, आप एक काम करिए, आप इतने शेयर रख लीजिए, या आप अपने इतने डिवेंचर रख लीजिए, ऋण पत्र रख लीजिए इतने, ऐसा करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसका भुगतान कर सकते हैं और उस संपत्ति को खरीद सकते हैं। तो संपत्ति किसे कहा जाता है, तो जिस भी वस्तु से हमें लंबे समय तक लाभ मिलने वाला है, जिस भी वस्तु से हमें लंबे समय तक लाभ मिलने वाला है वह कहलाता है संपत्तियां, वह कहलाता है संपत्तियां, जिसको एसेट्स कहा जाता है इंग्लिश में, है ना, क्या कहा जाता है, एसेट्स कहा जाता है। चलिए तो अब देखते हैं, यहां हमने 28,80,000 रुपए का जो संपत्ति खरीदा है इसका हमको पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए हमारे पास पैसा है नहीं, हमारे पास है ऋण पत्र, हम उनको क्या देने वाले हैं, ऋण पत्र देने वाले, है ना। चलिए तो उसकी संख्या पूछा है कि भाई ऋण पत्रों की संख्या, कितने ऋण पत्र देंगे। तो यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देखिए, एक ऋण पत्र का जो मूल्य है, एक ऋण पत्र का जो मूल्य है वो है 100 रुपए। एक ऋण पत्र का मूल्य कितना है, 100 रुपए। अब हम भुगतान करते समय क्या बोल रहे हैं सामने वाले को कि भाई हमको डिस्काउंट दे दीजिए, क्या दे दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए। देखिए यहां लिखा ना 4% डिस्काउंट, 4% बट्टा, जो हिंदी में वर्ड है ना बट्टा, उसी को इंग्लिश में डिस्काउंट कहा जाता है। अक्सर हम कुछ भी चीज की खरीदारी करते हैं, मोल भाव करते हैं ना कि भैया इतना कम कर दो, भैया हमको कुछ डिस्काउंट दे दो। तो यहां भी हम जब 28,80,000 का संपत्ति खरीद के ला रहे हैं तो हम उससे 4% का क्या मान लेंगे रहे हैं, डिस्काउंट मांग ले रहे हैं यहाँ पर। तो हम एक ऋण पत्र उसको जो 100 रुपए देने वाले थे उसमें हम 4% डिस्काउंट मांग रहे हैं, है ना, बट्टा मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, बट्टा। तो 100 रुपए का 4% अगर आप निकालेंगे तो आएगा 4 रुपए, कितना आएगा, 4 रुपए। तो 100 में 4 रुपए माइनस कर दीजिए, आ गया कितना, 96 रुपए, है ना, कितना आ गया, 96 रुपए आ गया। अब पेमेंट कितना करना है, 28,80,000 रुपए। कितना पेमेंट करना है, 28,80,000 का पेमेंट करना था। और हम एक अंश उसको 100 रुपए वाला ना देकर, कितने, सॉरी अंश बोल रहा हूं मैं, ऋण पत्र, एक ऋण पत्र हम 100 रुपए वाला ना देकर हम कितने रुपए वाला दे रहे हैं ऋण पत्र, 96 रुपए वाला ऋण पत्र दे रहे हैं। तो 96 एकम 96 काटेंगे, 96 तिया 288 हम काटेंगे, और ये 4 जीरो है, 4 जीरो लगा दीजिए। इस प्रकार जो सही उत्तर आपका आएगा वो 30,000 आएगा। चौथा ऑप्शन इसका एकदम सही उत्तर है ना। समझ में आया कि भाई 28,80,000 का पेमेंट करना था, 100 रुपए वाले ऋण पत्र से पेमेंट करना था, मगर हम 100 रुपए का जगह कितना, 96 रुपए से पेमेंट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने 4 रुपए का या 4% का क्या मांग लिया है, डिस्काउंट मांग लिया, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा। अच्छा अगला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, देखिए, अतिरिक्त मांग को ठीक करने का उपाय कौन सा है। अतिरिक्त मांग, एक्सेस डिमांड,
वर्तमान में मान के चलिए अगर बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाता है, अतिरिक्त डिमांड हो जाता है, यानी लोग जो है चीज़ों को लेकर बहुत क्या है एकदम एक्साइटेड है कि हमको ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ऐसे करके, उसी को बोला जाता है अतिरिक्त मांग या एक्सेस डिमांड। तो जब हमारी अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग आ जाती है, बहुत ज़्यादा एडिशनल क्या हो जाते हैं, एक्सेस डिमांड आ जाते हैं यहाँ पर, तो सरकार को कुछ उपाय करने पड़ते हैं कि भाई डिमांड को थोड़ा नॉर्मल रखे, नहीं तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन का खतरा भी बढ़ सकता है ना। तो यहां पर देखते हैं कि सरकार कौन कौन से उपाय कर सकता है। अगर डिमांड बढ़ रहा है और उस डिमांड को आप कम करना चाहते हैं, तो जितने भी सार्वजनिक व्यय है, जितने भी सार्वजनिक व्यय हैं, जो भी खर्चा आप करते हैं, जितने भी खर्चा आप कर रहे हैं, उसमें क्या करते हैं सरकार, कमी करने लगता है। तब क्या होता है, एक्सेस डिमांड कम होता है चीज़ों पे। करों में क्या करता है, अगर कोई भी वस्तु आप खरीद रहे हैं, मान के चलिए ये घड़ी जो मैंने पहना, ये घड़ी दिख रहा होगा आपको, है ना, ये घड़ी की कीमत अभी मान के चलो ये 1000 रुपये है। अगर इसी में सरकार और 2000 टैक्स लगा दे तो क्या हो जाएगा, इसका मूल्य महंगा हो जाएगा ये चीज़। तो मैं जो है इस चीज़ को खरीदना जो चाह रहा था अब नहीं खरीदूंगा, मैं बोलूंगा थोड़ा रुक जाता हूं भाई, जब टैक्स कम होगा तब हम खरीद लेंगे। यानी करों में अगर हम वृद्धि कर देते हैं तब वो अतिरिक्त मांग को क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है। मगर यहां पर ऑप्शन में क्या है, करों में कमी, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। करों में वृद्धि करना पड़ेगा आपको, अगर क्या चीज एक्सेस डिमांड है तो करों में आपको क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करना पड़ेगा। एक मिनट है ना थोड़ा सा, हाँ, तो ये करों में कमी नहीं, वृद्धि करेंगे तब एक्सेस डिमांड क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार सार्वजनिक व्यय में भी क्या कमी करना पड़ेगा। और वित्त पोषण जो लिखा है, घाटे का वित्त पोषण, कहने का मतलब जो हानि हो रहा है अगर आप उसकी पूर्ति कर देंगे तो डिमांड कहां से कम होगा भाई, डिमांड कम नहीं होगा। अगर आप जो घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति कर दे रहे हैं तो डिमांड तो बढ़ेगा। तो इस प्रकार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। सार्वजनिक ऋण में वृद्धि, कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के लिए लोन में अगर ज्यादा क्या करते हैं, ऋण में क्या करते हैं, सार्वजनिक ऋण में अगर क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, तरह तरह के नए नए लोन लेके आते हैं, तो लोग थोड़ा सा डरेंगे कि भाई नहीं नहीं नहीं, अभी डिमांड नहीं करते हैं कि लोन हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा पैसा हमको देना पड़ेगा, ज़्यादा यहाँ पर अगर दर कर दिया तो ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। इस प्रकार हम जो एक्सेस डिमांड है उसको क्या कर सकते हैं, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करके रोक सकते हैं ना। ठीक है, तो और किस किस माध्यम से रोक सकते हैं, सार्वजनिक व्यय में कमी करके, करों में वृद्धि करके, जो भी अप्रत्यक्ष कर है या डायरेक्ट टैक्स है उसमें हम वृद्धि कर कर रोक सकते हैं एक्सेस डिमांड को, है ना। और घाटे का वित्त पोषण के माध्यम से नहीं रुकता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो आंसर है वो हो गया कौन सा, डी, है ना। इसका जो सही आंसर क्या है, हमने डी लगाया है ना, डी लग। ठीक है, आगे आते हैं हम, अगले उस पे आते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, चलिए तो आगे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है छठवा, सभी को दिख रहा होगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक उत्तरदायित्व के विरोध में तर्क प्रस्तुत नहीं करता है। फिर से एक बार देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक उत्तरदायित्व के विरोध में, सामाजिक उत्तरदायित्व के विरोध में तर्क प्रस्तुत नहीं करता है। यानी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो विरोध यहां पर नहीं जताता है। कौन नहीं जताता, तो यहां पर इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। कार्य प्रणाली में अकुशलता, इन इफिशियंसी इन द वर्क, है ना। कार्य प्रणाली में अकुशलता ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिससे आपको वो सामाजिक उत्तरदायित्व के विरोध के रूप में दिखता हो, है ना। यहां पर देखिए जैसे डी ऑप्शन लिखा है, व्यवसायिक मूलों का प्रभाव, जो व्यवसाय के मूल है, कहने का मतलब है कि द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ऑक्यूपेशनल ओरिजिन्स, जो मूल है उससे प्रभाव पड़ सकता है भाई सामाजिक उत्तरदायित्व में। व्यवसाय के उद्देश्यों के विरुद्ध जाके अगर काम करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, वो भी इफेक्ट कर सकता है आपके उत्तरदायित्व को। और दीर्घकाल में या भविष्य के में आप जो भी लाभ लेना चाहते हैं उस हित से आप जुड़े हुए, तो वो भी क्या कर सकता है, आपको ये प्रभावित कर सकता है उत्तरदायित्व के, है ना। तो केवल एक जो ऑप्शन दिख रहा है आपका सी ऑप्शन, ये है आपका आंसर होगा, कार्य प्रणाली में अकुशलता, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर
अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, कौन सा, 7 नंबर, है ना। लिखा है डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ है, ऑप्शन दिख रहा है क्या, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्या ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा, है ना। इसका ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन सही होगा, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, सरकार के बजट में, सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है। सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा जो है वो किसके बराबर होता है, प्राइमरी डिफिसिट किसके बराबर होता है। तो यह पहले तो आप ये समझ जाइए कि प्राथमिक घाटा किसको बोलेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं समझा दूं आपको यहाँ पर कि प्राथमिक घाटा किसको बोला जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा जगह ले लेते हैं यहाँ पर। प्राथमिक घाटा किसको बोलेंगे हम करके, है ना, पहले समझ लेते हैं फिर देखेंगे। तो एक मिनट, है ना, प्राथमिक घाटा, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्राथमिक घाटा के बारे में, प्राथमिक घाटा के बारे में। तो प्राथमिक घाटा क्या होता है, सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा जितने कुल राजस्व इकट्ठे किए गए हैं, यानी सरकार जो कर के माध्यम से जो भी पैसे क्या करता है, इकट्ठे करता है, कुल राजस्व कर के माध्यम से या टैक्स के माध्यम से जो भी पैसे क्या करता है सरकार इकट्ठे करता है अपने पास, है ना, जो राजस्व इकट्ठा करता है उसमें कौन सा राशि, उसमें कौन सा राशि, उसमें ऋण पर ब्याज जो रहता है, ऋण पर ब्याज का राशि रहता है उसे छोड़कर, ऋण पर ब्याज का राशि छोड़कर, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो कुल राजस्व रहता है सरकार के द्वारा, है ना, उसमें ऋण का ब्याज छोड़कर उसको क्या कहा जाता है ना, ये, एक मिनट, चलिए एक मिनट, है ना, चलो हम लोग आ गए फिर से, ठीक है, चल रहा है, हाँ ठीक, ओके। चलिए तो यहाँ पर जैसा था सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है, तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ब्याज भुगतान के अतिरिक्त उधार के। यानी जो सरकार के द्वारा अधिकतम जो उधार लेने की क्षमता है, अधिकतम उधार लेने की क्षमता है ब्याज को छोड़कर, लिखा ना, ब्याज भुगतान के अतिरिक्त जो उधार लेने की क्षमता है सरकार का, वही कहलाता है प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा के संबंध में बहुत सारे फॉर्मूला हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से या इस ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ब्याज भुगतान के अतिरिक्त जो उधार का जो क्षमता होता है या कैपेसिटी होता है उसी को कहा जाता है यहाँ पर प्राथमिक घाटा, है ना। चलो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए अब आया देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ ABC के बारे में क्या क्या बोल रहा है पढ़ते हैं। ABC के बारे में क्या बोल रहा है पढ़ते हैं कि A, B और C 2:1 के अनुपात में लाभ विभाजित करते हुए क्या है, साझेदार है। इन्हें ये साझेदारी का प्रश्न आ गया, एक प्रैक्टिकल प्रश्न आपके पास आ गया। C की मृत्यु 31 मार्च 2014 को हो गई। जो पार्टनर C था उसका मृत्यु कब हो गया, मार्च 2014 में उसका मृत्यु हो गया। और 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ कितना दिया है, 64,000 रुपए। यानी जिस साल आप ये एक साझेदार की मृत्यु हुई है उस साल जब आपने काम किया तो पूरे फर्म ने कितने रुपए का लाभ कमाया है, 64,000 का लाभ कमाया है। कहता है मृतक साझेदार का लाभ में क्या हिस्सा होगा बताना है, मृतक साझेदार का लाभ में क्या बताना है, हिस्सा बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कुल फर्म का जो लाभ है वो कितना है, 64,000 रुपए है। कितना है, 64,000 रुपए है।
अब यहां पर देखिए आपको अनुपात दिया है ए का, बी का और सी का। तीनों का अनुपात क्या है? 2:2:1 है ना, 2, 2 और 1। जब भी किसी के लिए हम कुछ हिस्सा निकालते हैं, जैसे ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, ए के लिए हिस्सा जो भी निकालना रहेगा उसको कैसे निकालेंगे? जो पहला जो पॉइंट लिखा है, जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये ए के लिए है, ये किसके लिए है? बी के लिए है। सी के लिए कौन सा? ये लास्ट वाला। तो ए के लिए कितना है? 2 है। अब सभी का टोटल करते से 2 और 2 4 और 1 5, यानी टोटल को नीचे रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आप ए का हिस्सा निकालना चाहेंगे तो 2/5 निकालना पड़ेगा। अगर आप बी का हिस्सा निकालना चाहेंगे तो भी आपको 2/5 निकालना पड़ेगा। अगर आप सी का हिस्सा निकालेंगे तो 1/5 हिस्सा आपको यहां पर निकालना पड़ेगा। इसी प्रकार इस बार फर्म ने कुल 64,000 रुपए का लाभ कमाया है और जो सी का हिस्सा है वो 1/5 के लिए आया है। तो इस लाभ में वो कितने का अधिकारी है? 1/5 भाग के लिए। चलिए 5 से डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5 काटेंगे, कितना बच गया? यहाँ पर 14 बचा है, तो 5 दूनी 10 है ना, और कितना बच गया? 4 बचा है, 5 अट्ठे 40, यानी 12,800 रुपए जो है वो आपका उत्तर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? उत्तर होगा यहाँ पर, है ना। समझ में आया कि 64,000 का लाभ हुआ था फर्म में, और एक साझेदार है जो सी है, वो उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, और अब उसका हिस्सा कितना उसको मिलेगा ये पूछा था। तो हमने सिंपल जिसका मृत्यु हुआ उसका हिस्सा हमने निकाल दिया, कितना? 1/5, कितना आ गया? 12,800 रुपए। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, क्या चीज पूछा है? देखिए यहां पर अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है, अदृश्य निर्यात, है ना, इनविजिबल एक्सपोर्ट मींस कि अदृश्य निर्यात किसको बोलते हैं? देखिए सबसे पहले तो निर्यात पता होना चाहिए किसको बोलते हैं। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। एक देश के द्वारा जब दूसरे देश को माल बेचा जाता है, क्या किया जाता है? बेचा जाता है ना। एक देश के द्वारा दूसरे देश को जब माल बेचा जाता है उसको क्या बोला जाता है? निर्यात कहा जाता है। तो यहां पर निर्यात शब्द तो है मगर क्या है? साथ में अदृश्य लगा हुआ है। तो कोई ज्यादा डरने की बात नहीं है। अगर अदृश्य शब्द लगा हुआ है इसका मतलब होता है कि आप कोई वस्तु को नहीं भेज रहे हैं, यानी वस्तु को नहीं बेच रहे हैं दूसरे देश में, केवल आप अपने सेवाओं को बेच रहे हैं, या कोई फैसिलिटी या कोई आपने सॉफ्टवेयर बनाया होगा उस सॉफ्टवेयर को आप बेच रहे हैं, या अपने तकनीक को बेच रहे हैं, अपने स्किल को बेच रहे हैं, आप अपने टेक्नोलॉजी को बेच रहे हैं बाहर में, तो उसे कहा जाता है सेवाओं का निर्यात। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर होगा वो होगा सेवाओं का निर्यात, है ना। तो सेवाओं का निर्यात जो है इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, किसी को दिक्कत नहीं गया होगा। अच्छा, कल इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे, मगर फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं आपको, है ना। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। लुकास पेसियोली द्वारा लिखित डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चरिस का प्रकाशन वर्ष था। तो कौन से वर्ष प्रकाशन किया गया है? 1494 में, 1494 में। जो लुकास पेसियोली है, कल मैंने आपको बताया था लुकास पेसियोली जो है ये क्या है? जो हमारे दोहरा लेखा प्रणाली हम पढ़ते हैं, कौन सा प्रणाली? दोहरा लेखा प्रणाली जो पढ़ते हैं हम, दोहरा लेखा प्रणाली जो पढ़ते हैं, इसी के क्या है? ये जन्मदाता है भाई, जन्मदाता या जनक बोल लीजिए आप, जन्मदाता या जनक, है ना, दोहरा लेखा प्रणाली के जनक है। और कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये? इटली, इटली के वैज्ञानिक है ना, इटली के हैं। कहाँ के हैं? इटली के वैज्ञानिक या अर्थशास्त्री बोल सकते हैं, या यहाँ पर इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं, जो भी। तो 1494 में इन्होंने अपनी किताब जो डी कंप्यूटी सेट स्क्रिप्चर है उसमें इस दोहरा लेखा प्रणाली, यानी वर्तमान में जो हम अकाउंटिंग सिस्टम सीखते हैं कि किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, क्या विकलन होगा, क्या समाकलन होगा, संपत्ति किसको बोलेंगे, दायित्व किसको बोलेंगे, जो भी लेखांकन समीकरण आप पढ़ते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये सारा जो इजाद हुआ है इन्हीं का देन है ना। चलिए, तो 1494 नहीं भूलना है ना, कब किया है? 1494, 1494 दिमाग में एकदम बसा लीजिए 1494 को, है ना, भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है एक बार पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक हम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है एक बार पढ़ते हैं। पूंजीगत संचय का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है। पूंजीगत संचय का जो प्रयोग है निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है। पूंजीगत संचय क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जानना जरूरी है हमको, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको पूंजीगत संचय होता क्या है। हम वर्ष भर में जितना लाभ कमाते हैं, हम वर्ष भर में जितना भी लाभ कमाते हैं, उस लाभ में से कुछ राशि, उस लाभ में से कुछ राशि हम अपने भविष्य में होने वाले किसी भी आकस्मिक घटनाओं के लिए अगर निकाल के रख लेते हैं, तब उसको बोला जाता है पूंजीगत संचय। संचय का मतलब अगर आप ये देखो इंग्लिश में देखोगे तो यहां एक वर्ड मिलेगा रिजर्व, रिजर्व मिल रहा है। यानी आप अपने जो लाभ हुआ है वर्ष भर में जो लाभ कमाया है, उस लाभ में से कुछ हिस्सा क्या करते हैं आप भविष्य में होने वाली जो भी घटना है, दुर्घटना, कई बार क्या होता है कंपनी में कोई कर्मचारी काम कर रहा है या कारखाने में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, अचानक से कोई दुर्घटना हो गई, किसी का हाथ कट गया या किसी का पैर कट गया, तब उसको जो मुआवजे के रूप में पैसा देना पड़ता है, तो अचानक से कंपनी कहाँ से लाएगा। अगर किसी का, या अचानक से बहुत बड़ी कंपनी चल रही, उसका मशीन खराब हो गया, तो उसकी व्यवस्था कहाँ से करेगा कंपनी। तो यही चीज है कि भविष्य में जो भी आकस्मिक घटनाएं होती है उससे बचने के लिए वर्तमान में हमारे लाभ में से जो राशि निकाल के अलग से रखा जाता है, उसको यहाँ पर पूंजीगत संचय कहा जाता है। और इस पैसे का प्रयोग आप किस उद्देश्य के लिए नहीं कर सकते, यही प्रश्न आया है कि भाई आप पूंजीगत संचय का प्रयोग किस कार्य के लिए नहीं कर सकते। तो पहला लिखा है बोनस अंशों के निर्गमन के लिए कर सकते हैं आप। बोनस अंश क्या होता है, जब कंपनी में जो हमारे कर्मचारी रहते हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हम उनको क्या करते हैं प्रलोभन के लिए या उनको थोड़ा सा प्रॉफिट देने के लिए क्या करते हैं, अपने कंपनी के अंशों को क्या करते हैं निर्गमन कर देते हैं। तो बोनस अंशों के निर्गमन के लिए आप इस पैसे का क्या कर सकते हैं उपयोग कर सकते हैं। प्रारंभिक व्ययों को अपलेखित करने के लिए यहां पर लिखा है प्रारंभिक व्ययों को अपलेखित करने के लिए टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या होता है भाई प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक व्यय जो है क्या होता है प्रारंभिक व्यय। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, देखते हैं आज के समय विज्ञापन एक जो है बहुत बड़ा माध्यम है किसी भी वस्तु को बेचने का या मार्केट में स्प्रेड करने का। कोई भी नई कंपनी आ रही है, किसी वस्तु का उत्पादन कर रही है, तो हम कैसे जानेंगे, किस माध्यम से जानेंगे, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, उसके बाद ही तो हमें समझ में आता है कि यह वस्तु यह काम करेगा और ये इस कंपनी का है करके, है ना। तो हम देखते हैं कि जब एडवर्टाइजमेंट होता है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन कितना है आज के डेट पे, कई करोड़ों अरबों पे पहुंच गए हम लोग, है ना। 125 करोड़ भारतीयों का, जैसे मोदी जी का हमेशा भाषण रहता है कि 125 करोड़ भारतीय, है ना भाई। 125 करोड़ भारतीयों को अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना है, तो उनको इन्फॉर्मेशन देने का आज के डेट पे सबसे अच्छा माध्यम क्या है, विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है। टीवी ऐड दे दो, है ना, सब कोई जान जाएंगे। हम भी तो यहाँ पर आपसे जुड़े हैं अभी ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आप देख रहे होंगे तो आप अभी जान रहे होंगे, न पहले हमको कौन पहचान रहे हैं, है ना। तो वही चीज है ना यहाँ पर। तो जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है और हम उसको क्या करते हैं बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं, इसके लिए शुरू में जो एडवर्टाइजमेंट में यानी विज्ञापन के संबंध में या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ खर्चे जो करते हैं हम बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं ना। ये जो प्रारंभिक व्यय होता है छोटी मात्रा में नहीं होता, बहुत बड़े मात्रा में होता है। कोई भी एक क्या बोलते हैं फिल्म स्टार, अगर आप किसी से भी क्या करेंगे कि ऐड करना है भाई, चलो आप MS धोनी को बुला रहे हो कि आपको ऐड करना है, भी देख रहे हो SBI का ऐड कर रहे हैं, तो कई लाखों करोड़ों उन लोग क्या करते हैं फीस चार्ज करते हैं, है ना। तो वही चीज है। तो शुरू में जो लाखों करोड़ रुपए आप उनको दे रहे हैं कंपनी के लिए, वो लाखों करोड़ रुपए उतना ज्यादा हमारे लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट है, मगर कंपनी के स्तर पे आप सोचोगे तो बहुत छोटा अमाउंट है। क्योंकि आपको अगर इंफॉर्मेशन हर एक प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है, तो आप सोचिए कि आप उसको 1 करोड़ रुपए दिए हो और उसको देश की जनसंख्या जितना भी जनसंख्या है 125 करोड़ जो भी बोल रहे हैं अपन, है ना, उससे आप भाग दे रहे हो यहाँ पर। तो सोचो एक व्यक्ति के पास पहुंचने में उसको 1 पैसा भी का खर्चा नहीं आ रहा है भाई, तो इतने सस्ते में वो एडवर्टाइजमेंट कर ले रहा है, और क्या चाहिए उसको, है ना। तो ये सब चीज़ है। तो वही चीज़ आपको भी ध्यान में रखना है
कि पूंजीगत संचय का प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, बोनस अंश में कर सकते हैं, प्रारंभिक व्ययों को भी अपलेखित करने में कर सकते हैं, और ऋण पत्रों के प्रीमियम पर शोधन करने के लिए। तो ये क्या है पॉइंट भाई, ऋण पत्रों के प्रीमियम पर शोधन करने के लिए ये क्या चीज है सर, ये क्या है, ऋण पत्रों पर प्रीमियम पर शोधन। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने, ऋण पत्र अपन देखे थे। जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है, जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है तो वो बाजार में जनता को अंश पत्र यानी शेयर निर्गमन कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। उसी प्रकार और अधिक पैसे की जब आवश्यकता होती है तो क्या कर सकते हैं, ऋण पत्र या डिबेंचर भी क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, और उस पर एक निश्चित दर पर क्या देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है ना। अब जब ऋण पत्रधारी को पैसे की आवश्यकता होगी तो हम जब उसको पेमेंट करने वाले रहते हैं, लास्ट फाइनल पेमेंट है ना, क्या चीज, फाइनल पेमेंट, जिसको फाइनल पेमेंट को यहां पर क्या बोला जाता है, शोधन करना है ना। इसके लिए कि इंग्लिश में वर्ड होगा रेडेम्पशन, रेडेम्पशन यानी फाइनल पेमेंट जो करने वाले हैं, जिन्होंने भी हमारे कंपनी में पैसा लगाया है, उनको लास्ट में जो हमको पेमेंट करना है पूरा मिलाकर, उसी को कहा जाता है क्या चीज, शोधन कहा जाता है ना। यहाँ क्या कहा जाता है, रेडेम्पशन कहा जाता है। तो ऋण पत्रों का प्रीमियम पर शोधन, प्रीमियम मतलब होता है, प्रीमियम एक वर्ड है कॉमर्स में, प्रीमियम हमेशा सुनोगे आप, जब भी अंश पत्र या ऋण पत्र आप पढ़ेंगे तो प्रीमियम शब्द सुनेंगे। यानी प्रीमियम का मतलब होता है जैसे 10 रुपए वाला चीज है उसको 11 रुपए में बेचना या 12 रुपए में बेचना, यानी जितने रुपए का वस्तु का मूल्य है, जब उस मूल्य से हम अधिक मूल्य पर किसी वस्तु को बेचते हैं तो वह कहलाता है प्रीमियम पर बेचना या प्रीमियम पर निर्गमन करना, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि जिन्होंने हमारे ऊपर पैसा लगाया है, जितना रुपए आज उन्होंने हमको 1 लाख रुपए दिया है तो भविष्य में हमको उनको 1 ही लाख रुपए देंगे। अरे भाई पैसा बढ़ा के देना, मैं आज दिया हूं आपको पैसा तो ठीक है ना। उसी को यहां पर कॉमर्स के लैंग्वेज में बोला जाता है, जो पैसा बढ़ा कर देते हैं उसको बोलते हैं हम प्रीमियम पर भुगतान करना। यानी ऋण पत्रों को हम प्रीमियम पर क्या कर सकते हैं, शोधन कर सकते हैं ना। तो ये जो पैसा था पूंजीगत संचय का, तो इसका प्रयोग हम इस चीज के लिए भी क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो किस चीज के लिए नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, लाभांश वितरण के लिए। यानी इसका जो सही आंसर है वो लाभांश वितरण के लिए है। जितना भी लाभ होगा और उस लाभ का जो आपस में जो हम वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उस पैसे का, कहने का मतलब है हम तो खुद क्या कर रहे हैं, लाभ में से किसके लिए पैसा निकाल रहे हैं, पूंजीगत संचय के लिए। लाभ से किसके लिए निकाल रहे हैं, पूंजीगत संचय के लिए। तो पूंजीगत संचय का पैसा लाभ के वितरण के लिए थोड़ी ना बांटा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, लाभांश वितरण के लिए। समझ में आया, ठीक है। और देखो जब क्लास चलेगा, प्रॉपर चलेगा, तब उसके बारे में और डिटेल बताऊंगा, पूरा चीज डिटेल बताऊंगा जब वो टॉपिक पर्टिकुलर पढ़ेंगे। अभी मैं ऐसी मोटा मोटी ऊपर ऊपर अभी आपको बता रहा हूँ, है ना। ठीक, क्या होता है कई जन बोर हो जाते हैं फिर, अरे सर वही वही चीज़ बता रहे हैं करके, है ना। तो ऐसा नहीं है, बोर नहीं होना है, चीज़ों को समझना है। जितना समझोगे बढ़िया, उतना अच्छा एग्जाम दोगे, बारीकी से चीज़ों कम गलत करके आओगे आप। चलो अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 13, लाभ की आशा ना करे, लाभ की आशा ना करे और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें। लाभ का आपको आशा नहीं करना है, सभी संभव हानियों के लिए क्या करना है, प्रावधान करें। आपको ज्यादा लाभ के बारे में नहीं सोचना है, हानि होगा ऐसा सोच के चलो और उसके लिए अभी से पैसा जमा करते रहो। यह कौन से परंपरा को बताता है, तो यह जो परंपरा है बेटा, सॉरी बेटा बोल रहा हूं मैं, है ना। अभी तो हमारे उम्र के लोग भी यहाँ पर तैयारी कर रहे होंगे, सॉरी सॉरी इसके लिए, है ना। तो थोड़ा सा निकल जाता है, क्या करें, अब छोटे बच्चे लोगों को पढ़ाने का आदत है तो वैसे ही हो जाता है ना। तो इसमें कोई बुरा बुरा नहीं मानना भाई, है ना। हाँ, तो रूढ़िवादिता की जो परंपरा है ये क्या है, यही कहता है कि लाभ की आशा ना करे और संभव हानियों के लिए प्रावधान करे, है ना। रूढ़िवादिता की परंपरा है ये, है ना। यानी रूढ़िवादिता पुरानी सोच, उसी को बोला जाता है ना। रूढ़िवादिता यानी पुरानी सोच जो बोलते हैं हम लोग, थोड़ा सा जो बहुत पहले से चला आ रहा है और चलता जा रहा है। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कहाँ गया, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरणों में से एक नहीं माना जाता है। ई कॉमर्स,
अरे एक नया शब्द आ गया सर, ई कॉमर्स। क्या है ये शब्द ई कॉमर्स? हाँ, ई कॉमर्स नया शब्द आ गया। क्या चीज आ गया? ई कॉमर्स। वर्तमान समय में हम फ्लिपकार्ट से कुछ सामान मंगा लेते हैं, मिंत्रा से कुछ सामान मंगा ले रहे हैं, अमेजोन से कुछ मंगा ले रहे हैं। क्या है ये? ई कॉमर्स तो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स तो है। यानी हम अपने वस्तुओं का खरीदने और बेचने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, उसी को यहां पर ई कॉमर्स का नाम दिया गया है ना। तो ई कॉमर्स के 3 चरणों में से कौन सा एक चरण यहां पर नहीं है ना। तो देखिए, यहां पर नवीनीकरण भी होता है, समेकन भी होता है और आपका पुनर्खोज भी होता है। एक संरक्षण जो वर्ड है ये नहीं होता है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रोटेक्शन जो वर्ड है, प्रोटेक्शन जो वर्ड है, अरे सामान आता है, मंगाते हैं, बेच आता है, ऑनलाइन आता है, कोई जरूरी नहीं कि हर बार एकदम उसको एकदम प्रोटेक्ट करके ही आप तक पहुंचाया जाए, है ना। कई बार देखते हो टूट जाता है, फूट जाता है, फिर रिटर्न करो, तो ये सारा चीज है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या रहेगा आपका? संरक्षण रहेगा, है ना, संरक्षण रहेगा। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, 15 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं कि भाई 15 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। चलिए, तो लिखा है केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी है। केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी है। पहला ऑप्शन है असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित है। हमेशा मानव को कुछ ना कुछ चाहिए ही चीज, है ना। आज अगर साइकिल खरीदा है तो कल गाड़ी खरीदूंगा, बाइक खरीदूंगा, बाइक के बाद वो कार खरीदूंगा, कार के बाद एरोप्लेन खरीदूंगा, है ना। तो ठीक है ना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है, तो होता रहता है थोड़ा बहुत मजाक यार, है ना। तो वही चीज है, मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। क्या ये हमारे केंद्रीय आर्थिक समस्याओं की जननी है? चलिए आगे एक और देखते हैं, साधनों का वैकल्पिक उपयोग करना। हाँ, साधनों का वैकल्पिक उपयोग करते हैं हम। हमारे पास अगर एक ही साधन है, कई बार होता है ना कि दो भाई क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और दोनों के लिए अलग अलग बुक ना लेकर एक ही बुक लिया जा रहा है ना। एक ही बुक को दोनों मैनेज करते हैं, एक भाई शाम को पढ़ रहा तो एक सुबह पढ़ेगा, ऐसा टाइप का, है ना। कई बार साथ साथ पढ़ने के लिए क्या होता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है ना। तो साधनों का वैकल्पिक उपयोग, ये क्या केंद्रीय आर्थिक समस्या है क्या? फिर एक लिखा है दुर्लभता। क्या लिखा है? स्कैरेसिटी, है ना, यानी दुर्लभता, दुर्लभता, है ना, दुर्लभता। तो इसका जो सही आंसर है वो है दुर्लभता, केंद्रीय आर्थिक समस्या की जननी। यानी जो भी अगर हम चीज देखते हैं वर्तमान समय में कि जनसंख्या जो है दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और जो साधन है वो बहुत सीमित होते चले जा रहे हैं, यानी दुर्लभ होते चले जा रहे हैं। आज के डेट पे हम तैयारी कर रहे हैं, एक पोस्ट पे बैठने के लिए हजारों व्यक्ति खड़े हुए हैं। सोचिए कितना यानी अभी स्थिति है, भयावह स्थिति है ना, कंपटीशन एग्जाम में। तो वही चीज है कि दुर्लभता जो चीज है, यही क्या है? केंद्रीय आर्थिक समस्या है। इस चीज को आपको ध्यान में यहां पर रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 15 क्वेश्चन हो गया, 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है? औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है। अब देखिए, इसमें संगठन का मतलब मैं आपको बताया था, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्रित होते हैं तो उसे संगठन कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? संगठन कहा जाता है। और औपचारिक यानी फॉर्मल संगठन का यहाँ पर क्या विशेषता नहीं होगा, यह बताना है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है सी वाला। संगठन का मतलब ही होता है कि दो या दो से अधिक लोगों का होना। संगठन का मतलब ही होता है कि भाई दो या दो से अधिक लोगों का होना। अब यहां पर यह लिखा है व्यक्तिगत होता है, ये तो गलत है। संगठन कभी भी क्या नहीं हो सकता है? व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति इंडिविजुअल के लिए नहीं हो सकता, एक व्यक्ति को संगठन कभी नहीं कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? यह व्यक्तिगत होता है। यह गलत ऑप्शन दी, तो इसका सही आंसर होगा यह व्यक्तिगत होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। भारत में कृषि, क्या लिखा है? भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के उपायों में सम्मिलित है।
भारत में कृषि उत्पादकता, यानी हम एग्रीकल्चर में क्या चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं, उत्पादकता को क्या चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। हम कृषि में अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। तो अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, नवीन तकनीक का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी। आज के डेट पे ट्रैक्टर कर रहे हैं, थ्रेसर मशीन कर रहे हैं, बहुत सारे कीटनाशक दवाओं का, यूरिया, डीएपी, दुनिया भर का चीज़ यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है। तो बिल्कुल नवीन तकनीक का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। हरित क्रांति भी आया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, यानी उसी के समय, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय। उसी प्रकार पूंजी की उपलब्धता, पर्याप्त पूंजी लगा रहे हैं आज के डेट पे, है ना। किसान लोगों को देखते हो, जाके देखो आप गांव-गांव में, किसान लोग आजकल खेती, ये सब नौकरी वगैरह छोड़ के खेती किसानी में भिड़े हुए कई लोग, है ना। तो लोग लाखों कमा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा आप लोग तैयारी मत करो, ठीक है। अगला, सिंचाई सुविधाओं का उचित प्रबंधन। तो भाई एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो पर्याप्त सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए आपके पास, तभी तो सही प्रोडक्शन ले पाओगे। सही समय पे पानी डालना बहुत आवश्यक है, नहीं तो पेड़ तो मर जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सही, है ना। तो उपरोक्त सही जो है ये इसका सही आंसर है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं कि क्या लिखा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या चीज है। चलिए, तो लिखा है अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय के क्षेत्र में, अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल आप क्या करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उसके क्षेत्र में निम्न में से कौन सी क्रिया शामिल नहीं होगा। अब इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, इंटरनेशनल क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। भाई वस्तुओं का आयात और निर्यात होगा इंटरनेशनल बिजनेस में। क्या होता है, एक देश वस्तु को बेचेगा, दूसरा देश वस्तु को खरीदेगा। कहने का मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम दोनों होगा, है ना। इंपोर्ट का काम और एक्सपोर्ट का काम, खरीदना और बेचने का काम कहाँ, विदेश में, है ना। विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, एफडीआई सुने होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई यानी दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में क्या करता है, पैसा लगाता है उद्योग धंधों में। तो बिल्कुल होगा भाई, ये भी चीज़ होगा। इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं, है ना। लाइसेंस एवं फ्रेंचाइजी, तो यहाँ पर लाइसेंस और फ्रेंचाइजी भी क्या करते हैं, लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर एक जो है, यानी ये जो मेडिकल सेवा दिया है, कई बार मेडिकल फैसिलिटी भी हम लोग क्या करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। मगर यहाँ पर ये जो है, अगर ये व्यापक रूप में है यानी बड़े रूप में है, इन लोग तीनों जो है, और ये जो मेडिकल सेवा दिया है ये थोड़ा उसके अंतर्गत का पॉइंट है, समझ रहे हैं। इसी कारण इसको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा रहा है। अगर इसको मेडिकल सेवा को, इसलिए हालांकि होता है, मगर यहाँ पर ये इस पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि आयात निर्यात एक बहुत बड़ा वर्ड है, वैसे विदेशी निवेश जो है वो भी बहुत बड़ा वर्ड है, और लाइसेंस और फ्रेंचाइजी भी बहुत बड़ा वर्ड है, मगर मेडिकल सेवा उसके अंतर्गत छोटा वर्ड है। तो इसी कारण इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा ना, मेडिकल सेवाएं। आपको क्या ध्यान रखना है, मेडिकल सेवाएं जो है इसका परफेक्ट आंसर होगा, है ना। क्या लेना है, मेडिकल सेवाएं आपका इसका आंसर होगा, ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एकाकी व्यापार वाला मिला। चलिए देखते हैं, एक मिनट थोड़ा सा। एकाकी व्यापार के संदर्भ में दिया गया कथन एकाकी स्वामित्व के व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति, एकाकी व्यापार यानी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाने वाला व्यापार, है ना। तो एकाकी स्वामित्व के व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है, उसका स्वामी होता है तथा अपने स्वयं के नाम से ही व्यवसाय का क्या करता है, संचालन करता है। अब यह जो विचार है किस यहाँ पर अर्थशास्त्री का है या जो भी यहाँ पर किस वैज्ञानिक का है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किम्बाल एवं किम्बाल। तो यह जो कथन है ये किसका है, किम्बाल एवं किम्बाल का है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। चलिए, तो बाजार की शक्तियों से क्या अभिप्राय है, बाजार की शक्तियों से क्या अभिप्राय है। एक लिखा है मांग एवं पूर्ति, बाजार की शक्ति, ठीक है,
व्हाट इज मिंट बाय मार्केट फोर्सेस, मार्केट में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी चीज़ है वो क्या है, क्या फोर्स करता है। तो बाजार में आपको ध्यान रखना है कि मांग और पूर्ति जो एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा क्या करता है, चीज़ों को फोर्स करता है या किसी भी परिणाम के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। कहने का मतलब है हम बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं तो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। जब हम क्या करते हैं, वस्तु की मांग कम, बहुत ज़्यादा और क्या होता है, बहुत ज़्यादा वस्तु अगर मार्केट में आ जाता है तो वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार मांग और पूर्ति आपको ध्यान में रखना है, ये बाजार की शक्तियों से क्या होता है, प्रभावित होते हैं। नहीं, बाजार की शक्तियों का जो अभिप्राय है वो मांग और पूर्ति से है, ये चीज़ आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में जल्दी से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स निम्न में से किसके हितों की सुरक्षा करता है। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो सीए वगैरह सुने हो ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो जो सीए वगैरह का जो काम रहता है भाई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो रहता है वो क्या चीज करते हैं, किसके हितों की रक्षा करते हैं इन लोग, किसके हितों की रक्षा करते हैं इन लोग, व्यवसाय और व्यवसायी दोनों के हितों की रक्षा करते हैं ना। जो बिजनेस है और जो बिजनेसमैन है दोनों के हितों की इन लोग क्या करते हैं, रक्षा करते हैं, ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अगला चलिए एक आ गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में है ना, क्वेश्चन नंबर 22 में चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है। चलिए समझते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यदि प्रारंभिक देनदार 50,000 रुपए, यदि प्रारंभिक देनदार 50,000 रुपए, अंतिम देनदार 1,00,000 रुपए तथा शुद्ध लाभ 2.5 लाख रुपए है, तो संचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह क्या होगा। अब यहाँ पर रोकड़ प्रवाह चैप्टर जिन बच्चों ने पढ़ा है या इसको पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करूँगा। देखो यहाँ पर लिखा है क्या चीज़, संचालन गतिविधि, और इसके लिए जो इंग्लिश में जो वर्ड है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को ऑपरेट करना। यानी इस बार इस साल हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करें या संचालित करें तो उस संचालन के संबंध में हमने कितना खर्चा किया या कितना पैसा हमारे पास आया। रोकड़ प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है फ्लो, फ्लो, प्रवाह को इंग्लिश में बोला जाता है फ्लो। एक स्थान से जब दूसरे स्थान में कोई आवागमन होता है चीज़ों का, उसी को बोला जाता है फ्लो। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रोकड़ प्रवाह, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, रोकड़ प्रवाह, यानी कैश का जो फ्लो हो रहा है बिजनेस में, यानी कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, मगर कौन से एक्टिविटी के थ्रू, संचालन गतिविधि है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी इस साल हमने संचालन किया तो उससे क्या फ्लो बना, यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि संचालन गतिविधि से रोकड़ प्रवाह पर यानी पैसे पर क्या प्रभाव यहाँ पर पड़ा, ये चीज़ बताना चाह रहा है। तो इसको बनाने का एक यहाँ पर फॉर्मूला रहता है कि सबसे पहले जो आपको शुद्ध लाभ दिया है उस शुद्ध लाभ को आप रखेंगे, जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि शुद्ध लाभ कितना होगा, 2,50,000 रुपये, कितना, 2,50,000 रुपये। इसका पूरा फॉर्मेट होता है, ठीक है, रोकड़ प्रवाह कैश फ्लो का फॉर्मेट होता है पूरा, अलग से एक पूरा विवरण पत्र बना के बताएंगे जब डिटेल क्लास चलेगा तब। अभी मैं इसको शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो शुद्ध लाभ में, ठीक है, क्या क्या जोड़ते हैं, इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी जाती है, कुछ चीज़ें इसमें घटाई भी जाती है, कुछ चीज़ें घटाई भी जाती हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देनदार जो एक वर्ड लिखा है आपके पास, देनदार, क्या लिखा है, देनदार। देनदार हमारे व्यापार का क्या होता है, संपत्ति होता है, क्या होता है, संपत्ति होता है। देनदार हमारे व्यापार का संपत्ति होता है। अब यहाँ पर दो चीज़ लिखा है, इस तरफ मैं लिख रहा हूँ ओपनिंग यानी प्रारंभिक, ओपनिंग या प्रारंभिक, और इधर लिख रहा हूँ मैं क्लोजिंग, क्लोजिंग यानी अंतिम, क्या हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा, है ना। क्लोजिंग यानी क्या हो जाएगा, अंतिम। यानी शुरू में मेरे पास जो देनदार थे वो 50,000 के देनदार थे, शुरू में मेरे पास देनदार थे। देनदार किसको बोला जाता है, जिसको हमने उधार बेचा है, जिसको हमने उधार बेचा है। हमने 50,000 का पहले उधारी रखा था हमारे बिजनेस में, हमने जिसको उधार बेचा था वो 50,000 का उधारी था।
अब साल के अंत आते आते वह उधारी बढ़कर हो गया कितने का, 1 लाख का। कितने का हो गया, 1 लाख का। यानी कहने का मतलब हमें और कितना एक्स्ट्रा पैसा लेना है उधारी का, इस बार 50,000 रुपये लेना था। ये क्या हो गया, उधार की राशि निकल गई आपकी कि और इस बार जो हमने उधारी बेचा इस वित्तीय वर्ष के दौरान, पिछले साल का जो अंतिम रहता है वो इस साल का ओपनिंग कहलाता है। यानी पिछले साल आपने जो भी काम किया वो इस साल का ओपनिंग 50,000 था, और इस साल के अंत में देखिए कितना दिख रहा है आपको, 1 लाख रुपए। यानी कहने का मतलब इस बीच में आपने 50,000 का क्या किया है, फ्लो किया है। कहने का मतलब 50,000 का आपने क्या किया है, और बेचा है यहाँ पर, है ना। 50,000 का और क्या करा आपने, उधारी बेच दिया। तो इससे जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि संपत्ति, और वो भी कौन सा है, ये इसको बोला जाता है चालू संपत्ति, है ना। जो देनदार है हमारे व्यापार का, चालू संपत्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चालू संपत्ति। तो चालू संपत्ति में क्या क्या चीज आता है, ये पूरा डिटेल हम डिटेल वाले क्लास में करेंगे, है ना। तो चालू संपत्ति कहलाता है। तो यदि चालू संपत्ति में क्या होगा, चालू संपत्ति में यदि क्या होगा, वृद्धि, चालू संपत्ति में अगर क्या होगा, वृद्धि होगा, तो इसको यहां पर क्या किया जाता है, घटाया जाता है। और चालू संपत्ति में अगर कमी होती है तो इसको जोड़ा जाता है। चालू संपत्ति में वृद्धि होता है तो उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। चालू संपत्ति में वृद्धि होगा तो उसको घटाते हैं, चालू संपत्ति में कमी होगा तो उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो चालू संपत्ति पहले था आपके पास, देनदार 50,000 के थे, अब कितने हो गए, 1 लाख के हो गए। यानी 50,000 का बढ़ गया मतलब वृद्धि हुआ, और वृद्धि को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये जो घटाने जोड़ने वाले पॉइंट में कुछ नहीं आएगा, घटाने वाले में कितना आएगा, 50,000। तो 50,000 आप घटाइए तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, 2 लाख। तो अभी नॉर्मल क्लास चल रहा है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वहाँ पर क्यों घटाते हैं, क्यों जोड़ते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आप क्लास आइए, यहाँ पर ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाइए, है ना, एडमिशन लीजिए, तब तो सारी चीज़ परोसूंगा, है ना। फ्री का चीज़ वैसे भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वही चीज़ है भाई, एडमिशन लीजिए, तब चीज़ों को और बहुत डिटेल में अपन पूरा एक एक चीज़ को पढ़ेंगे यहाँ पर, तब चीज़ें और समझ में आएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था, 2 लाख, ए ऑप्शन, है ना, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलो 23वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 23वां नंबर का प्रश्न देखते हैं हम। तो व्यवसाय में, 1 मिनट, हाँ चलिए, तो ये हमारा व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 2 लाख है। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी जो है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो है, वो कितने का है, 2 लाख का है। फर्म की पूंजी पर प्रत्याय की दर कितना है, 15% है। कितना है, 15% है। और वर्ष 2015 के दौरान फर्म में 48,000 रुपए का लाभ क्या किया गया है, अर्जित किया गया है। तो फर्म में 48,000 रुपए का लाभ क्या किया गया है, अर्जित किया गया है। ख्याति की गणना अधिलाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पे आपको यहाँ पर करना है। किसके आधार पे, 3 वर्ष के क्रय के आधार पे आपको यहाँ पर करना है। चलिए, तो प्रश्न कहाँ का है, हालांकि अगर आप 12th लेवल पे उठाए या बीकॉम लेवल पे उठाए, जहां भी, तो ये जो है ख्याति, गुडविल, क्या चीज याद करने बोला है आपको, ख्याति। क्या चीज की गणना करनी है यहाँ पर हमको, ख्याति की गणना करनी। किसकी गणना करनी है, ख्याति की गणना करनी है। और ख्याति को इंग्लिश में गुडविल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुडविल, गुडविल, है ना, ख्याति। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि गुडविल होता क्या है, ख्याति क्या होता है व्यापार का, है ना। तो जब भी व्यापार को सामान्य लाभ के अतिरिक्त, जब भी व्यापार को सामान्य लाभ के अतिरिक्त जो लाभ प्राप्त होता है उसे ही हम यहाँ ख्याति कहते हैं। तो ख्याति किसको कहते हैं, जब व्यापार को सामान्य लाभ के अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो उसे ख्याति कहा जाता है। ख्याति व्यापार की अदृश्य संपत्ति होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। यानी एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर जैसे ड्रीम दर्शन एकेडमी इतने दिन से चल रहा है, तो शुरुआत जब सर ने किया था तो बहुत कम स्टूडेंट रहे, मगर आज के डेट पे ऐसा है कि फुर्सत नहीं है ना, इतने सारे स्टूडेंट हो गए पढ़ाने के लिए यहाँ पर, है ना। तो सर लोगों के पास अभी समय नहीं है। क्या है, ख्याति है।
सर ने अपना क्या करा, नाम कमाया भाई यहाँ पर, है ना। तो मेहनत करें ईमानदारी से और इस पोजीशन पे पहुंचे। हम तो जो हमारे सर है दर्शन सर, उनको बहुत पहले से जान रहे हैं, 2019 से जान रहे हैं सर को हम। तो कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल करते हुए, जो भी है जैसे भी मेहनत करते हुए, यानी कभी हारे नहीं और आज इस मुकाम पे वो पहुंचे हैं। तो वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुडविल जो होता है, ख्याति जो होता है, वो हमें अर्जित करना पड़ता है ना। हमें क्या करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है। तो ख्याति जो है हमें सामान्य लाभ से क्या करता है, अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है, उसी को हम ख्याति कहते हैं। यानी मैंने सोचा कि इस साल मेरे को 50,000 का लाभ होगा, मगर मेरे को लाभ हो जाता है 75,000 का, तो जो 25,000 एक्स्ट्रा लाभ हुआ वो क्या है, वही ख्याति है मेरा, है ना। वही क्या है, ख्याति है मेरा। तो गुडविल बिजनेस में या हमारे फर्म में जो ख्याति निकालने की व्यवस्था है, अलग अलग मेथड दिया गया है कि भाई आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो अलग अलग मेथड कौन से होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल हम, वही मैं बोला कि भाई क्लास में करेंगे जब आप एडमिशन ले लेंगे यहाँ पर। तो ख्याति की गणना कौन कौन से पद्धति के आधार पर की जाती है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन में करा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो गणना करने बोला है, उस विधि का नाम दे दिया है अधिलाभ। इंग्लिश में उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। कौन से मेथड से बनाने बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाने बोल रहा है। तो अधिलाभ विधि के द्वारा ख्याति के मूल्यांकन का गणना करना है हमको। क्या करना है, अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति के मूल्यांकन का गणना करना है। एक मिनट ना, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा समझ में आएगा, है ना, क्योंकि लिखने के लिए जगह भी चाहिए हमको। तो जगह मिल जाएगा भाई यहाँ पर। हाँ चलिए आ जाते हैं, कहाँ गया, हाँ ये, चलिए मिल गया। हाँ तो अधिलाभ विधि द्वारा, अधिलाभ विधि द्वारा, अधिलाभ विधि द्वारा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो इस बार जो मेथड यूज करने बोला है कि आप जो ख्याति निकालेंगे वो अधिलाभ के आधार पे निकालिए। किसके लाभ पे आधार पे निकालना है, अधिलाभ के आधार पर। और इसके द्वारा जो ख्याति निकालने का फॉर्मूला है, ख्याति बराबर होता है अधिलाभ, अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष, अधिलाभ गुणा क्रय के वर्ष, ये फॉर्मूला होता है अधिलाभ निकालने का, है ना। तो इसके लिए मैं 2 लाइन यहां पर छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। और अधिलाभ बराबर क्या होता है, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं नीचे। अधिलाभ, अधिलाभ बराबर होता है सामान्य औसत लाभ, अधिलाभ बराबर होता है सामान्य औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, माइनस माइनस होता है सामान्य लाभ, है ना। अधिलाभ बराबर होता है सामान्य औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, है ना। तो देखते हैं, और लास्ट जो आपका है, क्या चीज बच गया यहाँ पर, सामान्य लाभ, है ना। क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन में देखो 2015 के दौरान कितना फर्म में 48,000 रुपए का लाभ अर्जित करे हैं। यही जो लाभ दिया है 48,000 रुपए का लाभ, वही आपका क्या दिया है, सामान्य औसत लाभ। एक साल का जो औसतन लाभ है वो 48,000 रुपए का है। अब हमको देखना है कि सामान्य लाभ क्या होगा। तो सामान्य लाभ निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है, सामान्य लाभ निकालने का भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी, विनियोजित पूंजी गुणा प्रत्याय की दर, प्रत्याय की दर, प्रत्याय मतलब रेट ऑफ रिटर्न, हमको कितना पैसा रिटर्न मिलेगा, पैसा लगाएंगे तो उसी को बोलते हैं। तो विनियोजित पूंजी अगर क्वेश्चन में देखते हैं तो 2 लाख रुपए का है। कितने का है, 2 लाख रुपए का। और देखो जो हमको पैसा मिलेगा, इन्हें रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, 15% है। तो 2 लाख का कितना निकाल देंगे, 15% निकाल देंगे। तो 2 लाख का 15% आप निकालेंगे, 15 दूनी 30, यानी कितना आ गया, 30,000 रुपए। तो जो सामान्य लाभ निकला हमारे व्यापार का वो निकला 30,000 रुपए, और औसतन लाभ कितना दिया था, 48,000। अब 48,000 में 30,000 आप घटाएंगे तो 18,000 रुपए जो निकल कर आएगा, है ना, वही कहलाएगा अधिलाभ। अब अधिलाभ, ये 18,000 को यहां रखेंगे, 18,000 हम यहां रख दिए। अब क्वेश्चन में ढूंढो क्रय के वर्ष, कि कितने साल के लिए हमको निकालना है, यहाँ पर कैलकुलेशन करना है 3 साल के क्रय के आधार पे। तो 3 से गुणा कर देंगे तो 18 दिया कितना हो जाएगा, 54,000। यानी इसका जो फाइनल उत्तर आ रहा है कितना आ रहा है, 54,000। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, जी हाँ,
ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपको मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आया? चलो, तो देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा, थ्योरी क्वेश्चन भी आएगा ना, दोनों अटेम्प्ट करना है हमको, दोनों प्रकार के प्रश्न यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं और 24 के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि 24 में क्या क्या चीज़ आएगा, है ना। चलिए 24 में आते हैं। चलिए लिखा है कालानुक्रमी वर्गीकरण में आंकड़ों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। कालानुक्रमी वर्गीकरण आंकड़ों के अनुसार क्या बोल रहा है, वर्गीकृत किया जाता है। यहां पर देखिए एक वर्ड है कालानुक्रमी। अब यहां खोजो, ये देखो दिख गया ऑप्शन यार सी, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है ना। तो जो कालानुक्रमी वर्गीकरण में आंकड़े हैं जो किस रूप में वर्गीकृत किया जाते हैं, काल के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, खत्म कहानी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां क्वेश्चन। चलो आज 25वें क्वेश्चन पे लास्ट करेंगे, ठीक है, और बाकी फिर अगली क्लास में देखेंगे जो भी क्वेश्चन वगैरह है। तो लास्ट क्वेश्चन हम ये 25वां क्वेश्चन आज इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं 25वां क्वेश्चन। लिखा है, क्या लिखा है, एक सहसंबंध अध्ययन के परिणाम थे। देखिए सहसंबंध गुणांक आ गया, कहाँ क्या आ गया, सहसंबंध गुणांक। यानी ये जो आप स्टैटिकल पोर्शन पढ़ते हैं, सांख्यिकी पोर्शन पढ़ते हैं, वहाँ का एक क्वेश्चन उठा के यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे दिया है। यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई का मान दिया है 40, एन बराबर दिया है 100, सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर 80 और सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 20 है। सहसंबंध गुणांक या आर, जिसको आर से शो किया जाता है, उसका मान यहाँ पर आपको बताने बोला है। तो आर निकालने का या सहसंबंध गुणांक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, है ना। अगर ब्रैकेट में रखना चाहते हैं ब्रैकेट में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है। चलो अब रखते हैं सिग्मा एक्स वाई कितना दिया आपको, 40 दिया है, 40 दिया है। अंडर रूट में यहाँ रखते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर, देखिए कितना दिया है, 80 दिया है, और ये कितना दिया है, 20 दिया है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 1600, और ये अंडर रूट में 1600 किसका रहता है, 40 का ही तो रहता है, और 40 काटोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और किस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। तो ऑप्शन में कहाँ पर है, ए नंबर पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए आज लगभग 25 क्वेश्चन हमने किया है, कि पिछले वर्ष के जो आए हुए प्रश्न थे उसमें से 25 क्वेश्चन का मैंने आपको यहाँ सॉल्यूशन बताया है। और भी डिटेल से आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप क्या करिए, 18 तारीख को हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो आप जल्द से जल्द क्या करें, ज्वाइन करें, है ना। तो एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे दूँ क्लास के बारे में, कि भाई हमारा क्लास कहाँ पर है और किस माध्यम से आप हमें क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, है ना। तो एक बार हम फिर से इस चीज़ को देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए कहाँ गया, आ जाओ भाई, ये रहा, खुल जा सिम सिम, हाँ ये खुल गया। चलो तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, ड्रीम दर्शन एकेडमी, कहाँ पर आपको एड्रेस बताया था मैंने, ड्रीम दर्शन एकेडमी गांधी चौक मल्टीपर्पज़ स्कूल के सामने दयालबंद, है ना। गांधी चौक मल्टीपर्पज़ स्कूल के सामने दयालबंद, ड्रीम दर्शन एकेडमी, ठीक है। तो कब, 18 अगस्त से आपकी क्लास यहाँ पर एकदम विधिवत रूप से क्या होने वाली है, स्टार्ट होने वाली है। तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि आपको हर चीज़ मैं क्लियर करूँ यहाँ क्लास में, बिल्कुल किसी प्रकार का दिक्कत हो बेझिझक हो के पूछना है आप लोगों को, है ना। तो ये मोबाइल नंबर है हमारे यहाँ का, आप इस नंबर पे क्या करिए, कॉल करिए, और जो भी फीस है या समय है उसके बारे में आप जानकारी यहाँ से ले लीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर में जाके ये ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है दर्शन एजुकेशन ऐप, है ना। तो दर्शन एजुकेशन ऐप आप क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का आपको क्वेरी है तो बिल्कुल इस नंबर पे आप क्या करिए, कॉल करिए और संपर्क करिए, ठीक है। तो बढ़िया लगा क्लास, चलो मिलते हैं, बाय,
तो सबसे पहले 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बच्चों को, और सभी जो मित्र सहपाठी है जो साथ में पढ़ रहे हैं, जो हम उम्र है ना। आज के समय में क्या है, उम्र भी हो गया, उसके बाद भी लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। कई लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो हर एज का व्यक्ति जो है अपने आप को सफल करना चाहता है, सफल बनाना चाहता है, और उसके लिए वह अथक परिश्रम यहाँ पर कर रहा है। तो इसी अथक परिश्रम को क्या करते हैं, सलाम करते हैं और सैल्यूट करते हैं। और इसी प्रकार 15 अगस्त हम हमारा इस देश का क्या करते हैं, हाँ, स्वतंत्रता दिवस को भी मनाते हैं बढ़िया से। आज सुबह सुबह बढ़िया सब कोई 15 अगस्त मनाए होंगे, है ना। तो हमारा स्कूल का समय सबको याद रहता है, बूंदी मिलता है, लड्डू मिलता है, चॉकलेट बिस्कुट भी मिलता था, है ना। तो पुरानी यादें रहती है भाई। हर किसी को आज अपना दिन याद आ रहा होगा, बचपन का, स्कूल का, जो अभी कॉलेज कंप्लीट कर चुके हैं, और बहुत सारे क्षेत्रों पे क्या पता कई लोग जॉब कर रहे हों, है ना। तो इसी प्रकार स्वतंत्रता दिवस की आपको क्या करेंगे, बहुत बहुत बधाई देते हुए इस क्लास को हम समाप्त करेंगे। तो जय हिंद, ठीक है, जय हिंदुस्तान, बाय।